आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत का षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः का प्रथम भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक ऐसे बालक का वर्णन है जिसका मन अध्ययन में न लग करके इधर उधर खेलने में उसका मन अधिक लगता है। और कुछ ऐसे बालक होते हैं पढ़ाई में मन कम रहता है, खेलने में अधिक रहता है। ये समस्या भी कई बालकों की रहती है। तो यहाँ पर एक ऐसे भटके हुए बालक का मतलब ही यही है कि उसका मन अध्ययन में न होकर के खेलने के अंदर उसका अधिक रहता है। सभी उनके साथी विद्यालय के समय होने पर पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे थे, लेकिन यह एक ऐसा बालक जो विद्यालय न जा करके ऐसे खेल कूद में खेलने के लिए ये किसी अन्यत्र जगह पर जाने का विचार करता है, चला जाता है। और उन बालकों से बच करके यह एक किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है और उन बालकों के बारे में ये सोचता है ये तो किताबों के दास है, ये तो किताबों के गुलाम हैं, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं यदि विद्यालय जाऊंगा तो ऐसे उस क्रोधी आचार्यों का, उस शिक्षकों का फिर से मुझे मुख देखना पड़ेगा, इसलिए मैं वहाँ पर विद्यालय न जा कर के मैं कहीं अन्यत्र चला जाता हूँ और मैं वहाँ जाकर के मेरा मनोरंजन स्वयं ही करूँगा। रहने दो इन बेचारों को, इस पुस्तकों के गुलामों को रहने दीजिए। और ऐसा सोच करके किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। उन बालकों से बच करके, जो साथी थे उनसे बच करके किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर जाकर के एक भ्रमर को देखता है, भंवरे को देखता है और उस भ्रमर को कहता है, अरे आइए अपन दोनों मित्र बनते हैं और अपन दोनों साथ साथ खेलते हैं। और ऐसा बार बार जब कहता है तब भरभरा कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना मधु संग्रह कर रहा हूँ, शहद को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। तो फिर ये बालक सोचता है रहना दो इसको भी, ये भी कोई काम का नहीं और किसी से मित्रता बनाता हूँ। ऐसा सोच करके वह एक पेड़ के अंदर एक कोटर जो खोखला भाग होता है उसके अंदर रहने वाले पक्षियों को कहता है आप आइए, अपन दोनों मित्र बनते हैं और अपन दोनों साथ साथ खेलते हैं। तो पक्षियों ने बार बार कहने पर कहा मेरे पास भी समय नहीं है, मैं तो घोंसला बनाने में व्यस्त हूँ, तिनकों को इकट्ठा करके लाता हूँ, घोंसला बनाता हूँ, इसलिए मेरे पास अभी समय नहीं है। तो बालक सोचता कि रहने दो इसको भी, ये भी कोई काम का नहीं। फिर इधर उधर उस उद्यान में घूमता है तो दूसरी तरफ घूमता है तो उसको एक श्वान यानी कुत्ता दिखाई देता है। क्या अरे कुत्ता, अरे कुत्ते, अरे मेरे मित्र तू कहाँ भागा जा रहा है, इतनी गर्मी तेज और धूप और भाग रहा है, आइए मेरे पास आइए, मैं आपको शीतल छाया देता हूँ और शीतल छाया में बैठ कर के आराम करिए और अपन दोनों मित्र बनते हैं और अपन दोनों साथ में खेलेंगे। तो ऐसा कहने पर वो कुत्ता भी कहता मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जिस मालिक ने मुझे अपने पुत्र के समान मेरा पालन पोषण किया है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उस परिवार की, उस मालिक की रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। जब इस प्रकार वह बालक सबसे बात करने पर सोचता है कि किसी के पास भी समय नहीं, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जो इधर उधर भटक रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, मुझे भी वापस काम में लग जाना चाहिए। तो बालक वापस वहाँ से जाता है घर और जाकर के तैयार होकर के विद्यालय जाता है और अध्ययन में उसका मन लगता है और अध्ययन करता है अच्छी तरह से। और अध्ययन करने पर वो एक बहुत अच्छा बड़ा होने पर यश, प्रसिद्धि, धन कमाता है और यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कभी कभार हमारे मन में भी आता है कि आज किसी कारण से हम विद्यालय नहीं आए और लगता है कि कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, कल वाला काम कर लूँगा फिर अगले दिन जाऊंगा।
ऐसा जो बालक सोचता है वो धीरे धीरे उसके अंदर लगता है कि कल वाला काम पूरा हुआ नहीं, आज वाला और अधिक हो गया, फिर वो कभी आता है कभी नहीं आता है, फिर ऐसे उस धीरे धीरे उसका अध्ययन मन में नहीं लगता है, विद्यालय के अंदर उसका मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे वो विद्यालय से और अध्ययन से, वो शिक्षा से धीरे धीरे दूर होने लगता है, कटने लगता है। इसलिए हमारी छोटी सी त्रुटि या लापरवाही हमारे जीवन की दिशा को मोड़ने वाली हो जाती है। दिशा लापरवाही नहीं करेंगे तो ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, और जीवन में हम लापरवाही कर दी, छोटी सी भी करने शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी, तो हम दूसरे गलत रास्ते पर, बुरे रास्ते पर भी हम जा सकते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए, हमें सतर्क रह करके हमको अध्ययन करना चाहिए। आलस्य नहीं बनना चाहिए। आलस्य से युक्त होता है वह हमेशा पीछे रहता है। इसीलिए आलस्य को तो विद्या ऐसा कहते हैं, आलस्य को विद्या कहा, और आलस्य होता है स्वाभाविक, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ये पाठ है, ऐसे ही एक बालक का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और इसमें यही कहा है कि बालक जो होता है वो किस प्रकार भटका हुआ होता है, फिर कैसे रास्ते पर आता है। और यूँ भी कहते हैं, कहावत कहती है कि सुबह का भटका हुआ यदि व्यक्ति शाम तक घर आ जाता है तो भटका हुआ भी नहीं माना जाता है। लेकिन ये बालक भटक करके फिर से वापस सही दिशा पर आ गया, तो एक प्रसन्नता का विषय अच्छा है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। एक ग्रंथ है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, उससे ये पाठ उसमें से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, और इसमें एक ऐसे बालक का वर्णन है जिसका मन थोड़ा अध्ययन में कम और खेल कूद में अधिक रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, और उसको बालक मनुष्य उनके साथ कोई मित्रता करना नहीं चाहता, बालक उनके साथ खेलना नहीं चाहते, क्योंकि आलस्य के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। इसलिए वो सोचता है इनको रहने दो, मैं पशु पक्षियों को मित्र बना करके साथ खेलूँगा। किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए भी तैयार नहीं होता, तो पशु पक्षी भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होते। इससे वो बहुत निराश होता है, इससे बालक वो निराश हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है, बाद में वस्तु स्थिति ये रहती है कि अंत में उसको ये ज्ञान होता है, बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त है, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जो बिना काम के इधर उधर घूमता रहता हूँ। वह निश्चय करता, वह तय करता है, दृढ़ संकल्प करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। इसलिए वह भी ये तय करता है कि मैं व्यर्थ का समय नहीं गंवाऊंगा, मैं भी कोई न कोई कार्य करूंगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमाना आसीत्। यतस्ते सर्वेऽपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा बभूवुः। तन्द्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिं पथमपि परिहन्य एकांकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। स चिन्तयामास विरमन्त्वेते वराकः पुस्तकदासः अहं पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखम्। सन्तवेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वैश्या इति। भ्रांतः कश्चन बालः, कोई भटका हुआ बालक पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। पाठशाला गमन वेलायाम अर्थात विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुं निर्जगाम, क्रीडितुं यानी खेलने के लिए निकल जाता है। क्रीडधन तुमुन, क्रीडितुं इसके अंदर प्रत्यय है क्रीडधन तुमुन क्रीडितुं, खेलने के लिए निर्जगाम यानी निकल गया। किंतु तेन स, परंतु तेन स शब्द से योग्ये तृतीय विभक्ति भवति, अतः तेन शब्दे तृतीय विभक्ति अस्ति। क्योंकि
सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए तेन यानी वह यानी कौन, उसके साथ यानी किन साथ, भटके हुए बालक के साथ, केलिब यानी खेलने के लिए, कालक्षेपम खेलने में समय बिताने के लिए, तदा कोपि न व्यस्येषु उसके साथ या उस समय में कोई भी व्यस्येषु मित्र उपलभ्यमान आसीत, न यानी नहीं, कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं थे। यतस्ते यतः धनते क्योंकि वे, यतः धनते विसर्ग सत्व संधि है, क्योंकि उनके साथ, क्योंकि वे थे यानी वे सारे बालक जो विद्यालय जाने को थे, वे बालक सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा सर्वे धन अपि यानी वे सभी भी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पहले के दिन के पाठ को स्मृत में यानी याद करके, स्मृधन इक्त्वा प्रत्यय, पहले के दिन के पाठ को याद करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। त्वरमाणा यानी शीघ्रता कर रहे थे, बभू यानी थे, शीघ्रता कर रहे थे, जल्दी कर रहे थे कि समय हो रहा है। तंद्रालूर बालो किंतु ये तंद्रालू यानी आलसी बालक, बालो यानी बालक, लज्जया तेषाम दृष्टिमपि, लज्जया तृतीय विभक्ति, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, दृष्टिपतम अपि उनकी दृष्टि से, परिहन यानी बचने के लिए, ताकि वो मुझे देख नहीं ले, छुपके से निकल जाऊं, कई बार ऐसा होता है, तो बचने के लिए वो क्या करता है, एकांकी, परिहन एकांकी, एकांकी अकेला ही, बचने के लिए अकेला ही, किमपि उद्यानम प्रविवेश किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है, कर गया, किम धन अपि धन उद्यान, अनुस्वार संधि और यण संधि, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सचिंतयामास उसने विचार किया, सोचा, विरमंत वेते वराकः पुस्तक दासः, विरमंत वेते इसका अर्थ होता है, संधि है इसमें भी, वीर मंतु धन एते, यण संधि है इसमें भी, वीरमंतु यानी रहने दो, रहने दो, एते यानी सभी को, वरा का यानी बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के गुलाम को, पुस्तकों के कीड़ों को, जो पुस्तक पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पुस्तक हाथ में रखते हैं, ऐसे पुस्तक के गुलाम को रहने दो। तो कहते हैं उन सभी पुस्तक के गुलाम बेचारों को रहने दो। अहम पुनरात्मानम विनोदिष्यामि और मैं तो अपना ही मनोरंजन करूँगा, विनोदिष्यामि मनोरंजन करूँगा, मैं तो अपना ही मनोरंजन करूँगा। ननु भूयो, ननु नहीं तो या निश्चित ही तो, भूयो नहीं फिर से, द्रक्ष्यामि देखूँगा, क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखम उस क्रोधी आचार्यों के मुख को देखना होगा, नहीं तो उस क्रोधी आचार्य को मुख को देखना होगा, देखना पड़ेगा। विद्यालय जाऊंगा, पाठशाला जाऊंगा तो उसके मुख को देखना पड़ेगा, उनको मुझे सामने खड़े हैं उनका चेहरा देखना पड़ेगा। संत वेते निष्कुटवासीन, संत वेते तो संतुधन एते, इसमें भी यण संधि है। संत वेते, संत वेते यानी संतुधन एते यण संधि, ठीक है। ये सभी निष्कुटवासीन, ये सभी निष्कुटवासीन यानी कोटर में रहने वाले ये सभी प्राणी यानी पक्षी, मम वैश्या इति मेरे मित्र हैं, ऐसा वो विचार करता है, ऐसा वह सोचता है। मुझे भी यहाँ पर एक शब्द आया कोटर, कोटर का मतलब होता है पेड़ के अंदर का खोखला भाग, तना होता है, तने के अंदर का खोखला भाग। मुझे भी एक कहानी याद आती,
एक पंडित और अति पंडित दो थे, दोनों ने मिलकर साथ व्यापार किया और व्यापार करने में दोनों को लाभ हुआ। काफ़ी दिन तक व्यापार चला तो अच्छा लाभ हुआ। तो एक दिन दोनों विचार करते हैं कि अपन दोनों जो लाभ हुआ उसको हम आधा आधा करके हम बांट लेते हैं। तो एक दिन ऐसा बांटने का जब विषय आता है तो अति पंडित बोलता है, तू है पंडित, मैं हूँ अति पंडित, इसलिए पंडित को कम मिलेगा और अति पंडित को अधिक मिलेगा क्योंकि मैं अति पंडित हूँ। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बंटवारा तो बराबर होगा, दोनों ने मेहनत बराबर की है। उसने कहा नहीं, मैं अति पंडित हूँ, तू पंडित है, इसलिए मुझे ज़्यादा मिलेगा। ऐसे करके दोनों झगड़ते हैं और झगड़ने पर भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। तो अति पंडित कहता है ऐसा है कि कल एक गांव के बाहर हम चलते हैं, वहाँ एक वृक्ष देवता है, उस वृक्ष देवता के पास जाकर हम अपना निर्णय करेंगे। उसने कहा ठीक बात है, वृक्ष देवता है तो अच्छी बात है, हम वहाँ निर्णय करेंगे। तो उस वृक्ष की विशेषता थी कि अंदर का भाग वो खोखला था। उस खोखले वाले भाग में अति पंडित ने सुबह जल्दी अपने पिता को कह दिया कि आप जाकर के अंदर बैठ जाइए और सारा विषय उसने बता दिया कि क्या निर्णय देना, क्या नहीं देना, क्या बात है, सारी आपको बतानी है। और उसको सब बता दिया और जल्दी गई। तो सुबह सारे पंडित, अति पंडित और गांव के लोग सारे उस वृक्ष देवता के पास गए और जाकर कहा, हे वृक्ष देवता, मैं अति पंडित और ये पंडित, हम दोनों ने मिलकर साथ व्यापार किया, इतना लाभ हुआ। और चूँकि ये पंडित है और मैं अति पंडित हूँ, लेकिन लाभ का अंश मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको कम, क्योंकि मैं अति पंडित हूँ। ऐसा करके जब वृक्ष देवता बोलता है तो कहते हैं, हे भैया पंडितों सुनिए कि ये पंडित और ये अति पंडित, चूँकि ये निर्णय तो स्पष्ट है, ये पंडित और आप अति पंडित है, इसलिए आपने दिमाग अधिक लगाया है। आपका अति पंडित होने के कारण आपको अधिक लाभ मिलना चाहिए और इसको कम मिलना चाहिए। तो ऐसा करके वो निर्णय देता है कि पंडित को कम और अति पंडित को अधिक। तो उस पंडित को बड़ा गुस्सा आता है, ये कैसा हुआ। तो उसने घास फूस को इकट्ठा किया, कहे ये कैसा वृक्ष देता है। घास फूस इकट्ठा करके उस कोटर जो खोखला भाग था उसमें डालता है और एक मसा लेकर के उसको जलाने का प्रयास करता है। इतने में वो अंदर उस अति पंडित का जो पिता था बूढ़ा, वो अंदर से बाहर निकलता है, अरे जलाइए मत, जलाइए मत। तो उसने कहा, अरे आप तो वृक्ष देवता है, जलाऊंगा मैं तो आपको, आपने निर्णय दिया। उसने कहा मुझे ऐसा निर्णय नहीं देना था, मैं गलती कर दी, माफ़ कीजिए। और ऐसा करके फिर दोनों को बराबर बंटवारा करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। कहने का मतलब कोटर यानी खोखला भाग, ऐसा खोखला भाग। तो आज अपन इस पाठ 6 का भ्रांतः बाल अर्थात भ्रांतो बाल का आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।